आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विवेकानंद मौर्य। स्टडी इंग्लिश 2.5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज डिस्कस करेंगे कुछ कंफ्यूजिंग सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ दो सेंटेंस गिवन है। एक, मुझे अभी जाना है। दूसरा, आपको क्या करना है। ये दोनों ही सेंटेंस, इसमें टाइम मेंशन्ड है। ऑब्वियस है कि दोनों प्रेजेंट में है, बातें प्रेजेंट की हो रही है क्योंकि लास्ट में इनके हैं वो है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो हमने 12 टेंसेस पढ़ा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे एक्सेट्रा, उसमें से ये किस पार्ट में है। हालांकि मैं बता दूं कि किसी भी पार्ट में नहीं है। इनको ट्रांसलेट करने का अपना एक अलग स्ट्रक्चर है, उसी को डिस्कस करेंगे आज। इन दोनों ही सेंटेंस को ट्रांसलेट करने से पहले इनके पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको एक बार सीख लेते हैं, फिर ट्रांसलेशन करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं उस पर। आप देख पा रहे हैं या इसका पहचान गिवन है कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनकी क्रिया के अंत में ना, नी या फिर ने, या एक दूसरा पहचान दिया है कि ऐसे हिंदी वाक्य जहां कर्ता को किसी कार्य को करना है या फिर करनी है या करने हैं, दोनों का सेंस एक ही है। यानी जहां किसी कार्य को कर्ता के द्वारा करना है, करनी है या करने है का सेंस है, वैसे वाक्य को इनके अकॉर्डिंग, इनके रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करेंगे, इनका यूज करके। जैसे एग्जाम्पल दिया, मुझे अभी जाना है। आप देख पा रहे हैं थंबनेल में भी एग्जाम्पल रिटर्न था ये। और आपको क्या करना है, ये दोनों ही सेंटेंस के एंड में ना, नी, ने का सेंस आ रहा है। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज करके हम ट्रांसलेट करेंगे। अब एक बार इनकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ इसका स्ट्रक्चर दिया है कि अगर ऐसे सेंटेंस हो गए तो पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसमें इज, एम या फिर आर का यूज करेंगे, फिर टू लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अगर आप देखिए तो यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि किसी भी वर्ब के पहले अगर टू आता है तो हम उसको इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं, और किसी भी इन्फिनेटिव का मतलब ही ना, ने से निकलता है। जैसे मैं बोलूँ कि खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हम इस सेंटेंस को कुछ यूं ट्रांसलेट करेंगे, जैसे खेलना, तो टू प्ले इज गुड फॉर हेल्थ, या आप ये भी कह सकते हैं प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। ये दोनों, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना चाहता, इन दोनों के विषय में हम आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। अभी कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यूज करेंगे इज, एम और आर। आप देख ही चुके हैं कि इज का यूज किसके साथ होता है, एम और आर का यूज किसके साथ किया जाता है, हमने मल्टीपल टाइम में डिस्कस किया है। इज का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज ओनली आई के साथ, जो आई फर्स्ट पर्सन होता है उसके साथ, और आर का यूज बाकी जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किया जाता है। तो देखते हैं, पहले सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर समझ लिया, फिर टू लगाएंगे जस्ट इज एम आर के बाद, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप याद रख ले कि टू के बाद हमेशा कभी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एक दूसरा भी स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर। अभी हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे कि दो दो स्ट्रक्चर क्यों यूज करने हैं हमें। दूसरा स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हैज या हैव लगाएंगे, फिर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसका ऑब्जेक्ट। आप देख चुके हैं कि हैज का यूज सिंगुलर के साथ, जबकि हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अब यहाँ डिफरेंस समझ लेते हैं कि दो दो स्ट्रक्चर क्यों गिवन है। तो दो स्ट्रक्चर के पीछे का जो रीजन है, वो रीजन कि यदि मुझे कोई काम करना है, कोई वर्क करना है, जैसे आप देख पा रहे हैं ना कि सेंटेंस में गिवन है कि मुझे अभी जाना है, अगर वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, तो वहां हम इस स्ट्रक्चर का यूज ना करके हम ये यूज करेंगे, जैसे आई हैव टू गो। और अगर वो जरूरी के केस में नहीं है, सिंपल है, तो वहां हम इज एम आर टू का यूज कर सकते हैं या करेंगे। तो आई सजेस्ट कि आप हमेशा हैज एंड हैव टू का ही यूज करें, बेहतर होगा। तो ये डिफरेंस था। अब हम ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। जैसे दिया है कि मुझे अभी जाना है, अगर जाना जरूरी है तो हम यूज करेंगे आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर टू, और जाना को अंग्रेजी में गो कहते हैं, तो आई हैव टू गो। लेकिन मान लीजिए जाना जरूरी नहीं है, बस मैं बोल दिया कि मुझे अभी जाना है नॉर्मली, तो वहां आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम टू गो। अभी हम डिस्कस किया ना कि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाता है, तो आई एम टू गो। तो ये डिफरेंस है। आप आई सजेस्ट कि इन्हीं स्ट्रक्चर का यूज करें, ये जो इंपॉर्टेंट के केस में यूज किया जाता है। आगे डिस्कस करते हैं। अगला एग्जांपल दिया था, आपको क्या करना है। आप देख पा रहे हैं व्हाट आर यू टू डू। अगर आपको सेंटेंस फॉर्मिंग स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरा टेंसेस का सेकंड वीडियो लेक्चर देख लें, उसमें हमने कंप्लीट ये बताया है कि किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंटेरोगेटिव का एस नो एंड डब्ल्यू टाइप हो, या फिर इंटेरोगेटिव निगेटिव हो, उनके स्ट्रक्चर को बनाते कैसे हैं, तो ये सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अभी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके सेंटेंस के बीच में क्या था, तो वो लगा है व्हाट, फिर हेल्पिंग वर्ब आर,
सब्जेक्ट है यू और फिर टू डू, इसका तो यूज करेंगे। तो व्हाट आर यू टू डू, या आप ऐसे कह सकते हैं व्हाट हैव यू टू डू, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में सिंपली बोल दिया जाता है व्हाट टू डू। तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो सकता है क्योंकि इस पर प्रॉपर ग्रामर अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन स्पोकन में इसका यूज किया जाता है। तो ये रहा कुछ स्ट्रक्चर इसका, यहाँ कुछ प्रैक्टिस सीरीज है, आप इस पर प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ और कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ।